जय गुरु जी संगत जी। वी ऑल आर सो फॉर्चुनेट कि आज गुरु जी ने है हमारे समक्ष अंजना जी को, जिनका कल ही गुरु जी ने सत्संग शेयर करवाया था। तो गुरु जी ने हमारा थोड़ा बेस तैयार कर दिया, पर उन्होंने खुद भी इनको भेजना ही था और बहुत जल्द उनको भेज दिया। सो गुरु जी इज रियली रियली बेनिवोलेंट and I really want to thank Anjana ji also for agreeing to come here and to share her divine satsang. क्योंकि जब उनके मुख से सुनेंगे सारा कुछ, और हम सबको पता है पैरेलल गुरुजी हमें ये बहुत डिवाइन किताब पढ़वा रहे हैं, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, और उसमें वही तो है ना, सोल री इनकारनेट कैसे होती है। इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिट वर्ल्ड कि आत्माएं आती हैं, आत्मा को कुछ नहीं होता, शरीर यहाँ रह जाता है। आत्माएं जरूर री इनकारनेट होती हैं, क्योंकि आत्मा को ये लिबर्टी दी गई है, डिजाइन कर सकती है अपनी फ्यूचर लाइफ। सोल मेक्स अ ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट लाइफ, और उस तरह की फैमिली भी चूज करती है, वो हमने पढ़ा। माँ भी चूज करती है, वो भी पढ़ा। और क्या होता है कि ह्यूमन माइंड लॉजिकल है, जो लोग रीजनिंग के पीछे भागते हैं, प्रूफ्स के पीछे भागते हैं, तो पर जब उनको अपने ये समक्ष सब कुछ सुनने को मिलेगा, तो फिर क्या, तो फिर कुछ भी और कुछ काम नहीं आता, कोई दिमाग नहीं चलता उस पे, बिकॉज यू स्टार्ट फॉलोइंग योर हार्ट। सो स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल अबाउट फॉलोइंग योर हार्ट। माइंड से चलेंगे तो बहुत कुछ खो देंगे। तो इसी तरह अंजना जी की भी जिंदगी में हुआ। नहीं विश्वास करती थी कोई भी चीजों को, रैशनल माइंड रखती थी, लॉजिकल माइंड रखती थी, until it happened with her life. First hand experience, as we know, Anjana ji, your world had fallen apart literally. But आपके बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे कि गुरु जी, he sent the ray of hope, the beam of light, the glimpse of hope. और वो सिर्फ आपकी होप नहीं थी, वो हम सबकी होप है। और आपकी जर्नी के द्वारा बहुत होप मिलेगी, बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत करेज मिलेगी, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, और ये पता चलेगा कि अनफ्लिंचिंग फेथ क्या होता है, इनविंसिबल स्पिरिट क्या होती है। As you have gone through so much in life, but still I've always seen you smiling, and you're standing as hard as a rock. तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्वागत करते हैं अंजना जी का इस बुक रीडिंग प्लेटफॉर्म पे। शिल्पी जी, एकता जी, हम सब संगत की तरफ से। सो अंजना जी, ज्यादा ना वक्त लेते हुए आपकी जर्नी आपके मुख से ही सुनेंगे, और हम भी उस जर्नी का बहुत पिविटल रोल प्ले करेंगे, बिकॉज हम भी वो महसूस करेंगे जो जो आपके साथ हुआ। सो आइए अंजना जी, आपका स्वागत करते हैं। आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। जय गुरु जी। हाँ जी अंजना जी, अगर आप बिल्कुल सुन पा रहे हैं। Anjana ji is trying to log in again, so please wait. I hope, yeah, I welcome you again अंजना जी। I guess some hitches आ गए थे, but अभी आप आ गए हैं, तो कृपया करके आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंजना जी। या आप मेरे को सुन रहे हैं? हाँ जी, सॉरी, अंजना आई जी, डिस्कनेक्टेड quite फ्रॉम माय audible. लैपटॉप। या सो
Thank you so much for inviting me on this platform. It's a big blessings to me too that if somebody can experience my journey like that, it is good for them. Or so I would be so much thankful to you that you have invited me on this platform. And मेरी जर्नी तो बहुत ही मैं तो अपने आप को ब्लेसिंग कहूंगी कि जो लाइफ होती है एक तरह की सेलिब्रेशन होती है और उसमें उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं और हमें अच्छे मौके भी मिलते हैं और कुछ हमारे कर्मों की वजह से हमें कुछ बुरा भी देखने को मिलता है। तो आई थिंक जो भी इस चीज को एक्सपीरियंस करता है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं तो यही कहूंगी कि हर सुख में हर दुख में हमें एक जैसा ही रहना चाहिए। और जब आपका हाथ गुरु ने पकड़ा हो, कोई गुरु जी कोई भी हो, किसी भी भगवान ने अगर आपका हाथ पकड़ा हो तो वो आपको कभी भी लो डाउन नहीं होने देगा। चाहे वो दुख का टाइम आए चाहे सुख का टाइम, आपको एक बराबर ही रखेगा। सो मेरी जर्नी जो है गुरु जी के साथ, मुझे नहीं पता कब से है, इस जन्म से है या कोई मेरे पिछले जन्मों से है। हम कभी नहीं ये कहते कि हम नई संगत हैं या पुरानी संगत हैं। गुरु जी ने जो भी हमें बख्शा है, अब पता नहीं इस जन्म में भी हम आए हैं, क्या कर्म किए होंगे पिछले जन्म में हमने, या गुरु जी ने कुछ पुण्य कर्म हमसे करवाए होंगे जिस वजह से हम इन हालातों में भी आज जी रहे हैं। और अपनी लाइफ को मैं नहीं कहूंगी कि मैं हमेशा रोती रहती हूँ या कैसे है, मैं अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी सी अपनी आपको ये अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से तो गुरुजी से इस जन्म में तो मैं जुड़ी हूँ 2011 में जब मुझे पता चला। अदरवाइज मुझे नहीं पता कब से हम लोग पिछली लाइफ में भी गुरुजी हमारे साथ होंगे, शिव भगवान हमारे साथ होंगे और जो हमें ब्लेस करते रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग की वजह से ही हम जो है इन सब दुखों को पार कर पा रहे हैं। और लेकिन मेरी फैमिली बहुत हैप्पी फैमिली थी। I got married in 1986 and I was having 2 children, like my one older was the son and the younger one is the daughter. And बड़ी अच्छी फैमिली थी मेरी बहुत। और मैंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा था कि कभी हमारी लाइफ में कभी दुख भी आएगा, और कभी पता भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं करा था कि कोई पेन भी चुक जाती थी तो दर्द होता था, ऐसे भी पता नहीं क्या हो गया हमें ना। तो पर नहीं, जो जिंदगी जब आती है इसमें सब कुछ ही होता है। आपको अच्छे मौके भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, दुख भी आते हैं, बहुत बहुत पहाड़ कहते हैं ना, पहाड़ों जैसे दुख भी टूट पड़ते हैं। लेकिन उस समय अगर आपके साथ कोई सुपर पावर खड़ी है, कोई आपको बचा रही है हर चीज से, तो वो गुरुजी ही है। मैं तो यही इस लाइफ में जब से मैंने गुरुजी के साथ ज्वाइन किया है, तो मैं तो यही कहूंगी, जब मैं नहीं भी मिली थी गुरुजी से या मैंने नहीं भी एक्सपीरियंस किया था गुरुजी की प्रेजेंस को, तब भी वो हमें बचा रहे थे। तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि वैसे बचपन से ही मैं शिव जी को बहुत मानती थी और इतना मतलब कि मेरा विश्वास था, मेरे हस्बैंड का बहुत विश्वास था, वो भी बहुत मानते थे। हम वैसे मेरे फादर इन लॉ जो थे वो आर्य समाजिस्ट थे और वो किसी भी गुरु धारण करने को ऐसे उन्होंने कभी हमें फोर्स नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी को धारण किया था। तो हम लोग सिंपल फैमिली थी, ऐसे जैसे कभी मंदिर जाते थे या भगवान को मान लिया या चले गए, या कभी मेरे हस्बैंड ने कभी भी जाना आना, कहीं भी रास्ते में कोई भी रिलीजियस प्लेस देखना, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा साहब हो या कुछ भी हो, सबको हमेशा रुक के मत्था टेक के फिर आगे हम लोग जाते थे। तो मेरी लाइफ में जब मेरा बेटा 2000 में 13 ईयर का हुआ, तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था हमारे साथ।
उससे पहले मैं बताऊं, मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे साथ गुरुजी का 7 नंबर क्यों आता है, क्योंकि मेरा मेरा जो भी काम होने होते थे, अच्छे काम बुरे काम, जो हर समय 7 नंबर ही होता था। वो 7 डेट होती थी या टोटल उसका 7 होता था। तो मैं कहती थी पता नहीं ये 7 का क्या चक्कर है, मेरे दिमाग में आता था। तब तक गुरुजी से नहीं मिले थे हम लोग। चलो एनी हो, तो 7 अक्टूबर को ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, और ही वॉज बोर्न ऑन 7 अगस्त। तो जब एक्सीडेंट हुआ, हम लोग मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं इसलिए अभी एक्सीडेंट का ही बता रही हूँ कि ये सोनिया जी की जो बुक है, जो रीड कर रही हैं आजकल, वो इतनी बिग ब्लेसिंग्स है। मुझे नहीं पता था कि ये सोल्स होती हैं या नहीं होती हैं, और लेकिन मेरे साथ कुछ बातें ऐसी एक्सपीरियंस हुई थी। पर जब से मैंने ये बुक शुरू करी है लिसन करनी, तो उससे मेरे को पता चला है कि ये नहीं, ये कोई सोल्स ही आती हैं जो आपको हील करती हैं, या उनको दुख होता है या कैसे है। तो ये बुक ने मेरे को बहुत ज्यादा हील किया है। तो हमारा एक्सीडेंट, जब हम दिल्ली से, हम पंजाब में रहते थे, तो दिल्ली से पंजाब को वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हमारा बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ। मेरा बेटा जो गाड़ी, हम लोग सारे मेंबर्स, ड्राइवर ड्राइव कर रहा था गाड़ी, बेटा पीछे बैठा था, हस्बैंड ड्राइवर के साथ बैठे थे, और मेरा बेटा बार बार कह रहा था कि पापा मैं ना आगे बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगा। तो ये मेरे हस्बैंड के मजाक करने लगे, नहीं इसको तो पता ही नहीं है रास्ता, आप कैसे बैठोगे आगे, तो मैं तो नया लेके आया हूँ ड्राइवर, इसको तो मैं बताऊंगा तभी। नहीं पापा मुझे पता है ये जीटी रोड है, सीधी वहीं जाएगी, तो हमारे घर के पास ही जाएगी, तो मुझे पता है ये स्ट्रेट रोड जाएगी। तो पता नहीं हमने खाना खाया क्या हुआ, तो एकदम से उसने अपनी सीट चेंज कर ली, और मेरे हस्बैंड ने फिर कुछ नहीं बोला और वो आगे बैठ गया। आगे बैठते ही उसने उससे पहले भी क्या हुआ कि जब हम चलने लगे थे, तो उससे पहले वो कहता है कि मार्केट से ना मैंने कोई सामान खरीदना है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हम वापस जा रहे हैं, वहां से ले सकता है तू। तो मेरे मन से निकला नहीं, बच्चा कोई जिद कर रहा है तो उसको ले दो। अच्छा, उसने वहां जाके इतनी शॉपिंग करवाई हमसे, इतनी शॉपिंग करवाई, मुझे नहीं पता, मम्मी दादी के लिए ले लो, उसके लिए, जैसे वो सब कुछ मतलब कि वो करना चाह रहा था कि सबके लिए, कि एक मेमोरी छोड़ के जाना चाह रहा था। तो सब कुछ लेने के बाद अपनी बहन को कहता है कि तेरा मेरा हिसाब किताब बराबर हो गया। तो मैंने एकदम से, मेरा माथा ठनका कि मैंने कहा तूने ऐसे क्यों बोला है कि तेरा दोनों का हिसाब किताब बराबर। तो हंसने लगा और कहता है कि नहीं मम्मी, ये क्या है कि इसने वहां से 2 ड्रेसेस ली थी, तो मैंने यहाँ से ले लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने फिर कुछ बात को ऐसे सीरियस नहीं लिया। जब हम दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे थे, तब वहां जाके वो कहता है कि हमने कहीं नहीं और जाना है, रास्ते में हम सीधा अपने घर ही जाएंगे कि मेरा होमवर्क रहता है। तो मैंने कहा ऐसे क्या, हमने दादी को रास्ते से पिक करना है कहीं से? नहीं नहीं नहीं, हम सीधा ही जा रहे हैं, हमने नहीं कहीं जाना। और ये बातें जो कह रहा था, और मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो कोई भी सोल है जाने वाली होती है, उनको भी पता चल जाता है कि अब हमारा टाइम है जाने का, और वो हमें कोई ना कोई हिंट जरूर देते हैं। लेकिन उस समय हम लोग इतने नादान होते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि ये सब क्या हो रहा है। अब वहां बैठे हुए, जब गाड़ी में बैठ के आगे बैठ के, एकदम से बड़ी प्यारी सी स्माइल उसने मेरे को दी है, और मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं। मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हैं, गाड़ी के साथ ड्राइवर के साथ वो बैठा हुआ है। तो एकदम से मेरे को क्या आवाज आती है, क्योंकि छन 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 सी ऐसी आवाज आती है जोर से। तो मैं कहती हूँ ये क्या हो गया है, ऐसे लग रहा था जैसे पूरी गाड़ी ही सो गई होती है। तो फिर मैंने फटाफट अपनी साइड से डोर खोला, तो गाड़ी का बाहर निकली, तो मेरी बेटी निकली, उधर से ड्राइवर निकला। ड्राइवर को भी काफी, तो जैसे ही मैं बाहर निकल के आई हूँ, तो देखा हमारी गाड़ी एक बहुत बड़े ट्रक के नीचे, नीचे पूरी ड्राइवर मतलब कि वो सारी की सारी गाड़ी नीचे घुसी हुई उसके। तो जैसे मैं बाहर निकली, तो मैंने कहा ये क्या है? तो कहते, लोग इकट्ठे हो गए वहां पे, कहते आपका ना एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा अच्छा, हम तो बड़े अच्छे भले हैं, हंसी खुशी आ रहे थे, कोई मुझे तो, और आप देखो उस एक्सीडेंट में मेरे को एक सिंगल खरोंच तक नहीं आई, कि सिंगल स्क्रैच भी किसी के हुआ हो। तो उसी समय तो कहते आप लोग कितने लोग थे? हम 5 लोग थे गाड़ी में। कहते निकले तो तुम 3 हो। मैंने कहा नहीं, दूसरी डोर से मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दूसरी साइड से निकल गए होंगे। जब वो उन्होंने देखा, तो मेरा बेटा तो मेरे हस्बैंड को निकाला पहले उन्होंने,
तो वो क्या हुआ कि उनके भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, सिर से इतना खून आ रहा था, समझ लिया पूरा सारा बॉडी उनका खून से भर गया था एकदम से। तो मैं हैरान, मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनको क्या हो गया। हमारे पीछे एक वो बड़ा ब्रीफकेस पड़ा था, तो मारुति गाड़ी थी हमारी, तो मेरे हस्बैंड के सिर पे आके वो लगा, तो उस वजह से उनको काफी बड़ा कट लग गया सिर पे। तो मैंने कहा अच्छा चोट लग गई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरे बेटे को निकालो। और उसका डोर तोड़ के उन लोगों ने जब बाहर निकाला, तो मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, उस समय क्या हो सकता है, एक लेडी के सामने एक आदमी, उसका हस्बैंड और उसका बेटा ऐसे सड़क के ऊपर उन्हें लिटा के उनके फेस के ऊपर ऐसे रुमाल डाल दिया कि ये तो दोनों ही डेड हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं मान रही हूँ, मैं नहीं मानती कि इनको कुछ हुआ है या कैसे है, बट नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे कहते कि आप ना फोन नंबर दे दो, हम ना कॉल कर देंगे। मैंने कहा मुझे फोन नहीं देना किसी को नंबर अपना, मैं तो ये चाहती हूँ कि इनको कोई ना कोई किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाए। पर नहीं, कोई नहीं। एक गाड़ी आई और उन्होंने बिठाने की कोशिश की, जब देखा दोनों में इतना ब्लड आ रहा है, तो वो कहते कि नहीं हम ये इनको नहीं, हमारी गाड़ी गंदी हो जाएगी। और उस समय मेरे मन में इतना आया, भैया तुम्हारी ये गाड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एक बंदे की लाइफ बचानी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरी बेटी जो 10 साल की थी उस समय, उसने ऐसे झोली फैला दी आसमान के ऊपर, देखी है भगवान अगर तुम यहाँ हो, अगर कहते हो कि 10 साल का बच्चा क्या सोच सकता है कि मेरे भाई और मेरे पापा को बचा दो आप, लेकिन कोई ऐसे नहीं आया। फिर वो फोन नंबर मेरे से लेते रहे, मेरे रिलेटिव्स को सबको कॉल करते गए सब। लेकिन आप देखो, जब बच्चे ने पुकार लगाई है, 10 साल के बच्चे ने, मुझे नहीं पता वो कौन फरिश्ता आया, एक ऑटो रिक्शा जीटी रोड पे, रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, और जीटी रोड के ऊपर एक ऑटो रिक्शा आके, सिख लड़का था कोई 26 ईयर ओल्ड या 25 ईयर, इतनी एज हुई होगी उसकी, तो आके मेरे को कहता है आप अपनी गाड़ी से सारा सामान निकालो, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मेरा असली सामान जो नीचे ये सड़क पे पड़ा, ये उठा, तू इनको लेके जा कहीं। और आप मानोगे नहीं कि जो औरत एक सिंगल ब्लड भी अपनी उंगली से भी निकलता हुआ नहीं देख सकती थी, अपने सामने हस्बैंड का और बेटे को तो बिल्कुल ही ऐसे गर्दन लुढ़की पड़ी थी, ऐसे ऑटो रिक्शा में ऐसे बिठाया, और सामने मैं और मेरी बेटी बैठ के और लेके गए उनको। और मेरा सूट बादामी रंग का था देखो, और बिल्कुल रेड हो रखा था कि मैं बार बार उनका ब्लड साफ कर रही थी, ये क्या हो गया हमारे साथ, अच्छे भले खुशी खुशी हम आ रहे हैं। तो एनी हाउ वो लड़के ने हमें करनाल, हमारा एक्सीडेंट हुआ था नीलो खड़ी के पास, और करनाल हॉस्पिटल में उसने हमें छोड़ा, और वहाँ सिविल हॉस्पिटल में ले गया। और वहां जाते ही उन्होंने फटाफट अपना जो भी ट्रीटमेंट करना था, मेरे बेटे को स्ट्रेचर में डाला, और उसी समय वो बाहर लेके जाने लगे, और मेरे हस्बैंड को बेड पे लिटा दिया उन्होंने। और जैसे ही बाहर लेके जाने लगे, मैंने अपनी बेटी को बोल दिया कि तेरा भाई नहीं है। तो वो चीख मारने लगी। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं बोलना, कि जो हमारे पास अब बचा है, मेरे हस्बैंड है, उनको हमने बचाना है, और जो भी है। तो वहां पे आप मानोगे नहीं, उनको 40 स्टिचेस उन्होंने सिर के ऊपर लगाए हमारे सामने देखते देखते। और उसके बाद डॉक्टर मेरे पास आने लगा और कुछ बताने लगा, और मुझे पता था वो क्या कहने लगा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ी थोड़ी ऐसी आवाज आ रही थी कराने की, जैसे पेन में होता है कोई, लेकिन बेटा तो कुछ नहीं बोल रहा था। तो फिर मेरे को आके डॉक्टर ने ये बोलने लगा कि भी शायद बेटे के बारे में बताना होगा। तो मेरे मन से पता नहीं कहाँ से, कहते हैं ना कि जब दुख आता है तो आपको भगवान अगर आपके साथ खड़े हैं, तो मुझे नहीं पता था तब, मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी तब, लेकिन उस समय भी मेरे गुरुजी ने मेरा साथ दिया, और मेरे को इतनी शक्ति दी, इतनी सहन शक्ति दी उस समय मैंने डॉक्टर को ये बोला कि प्लीज मेरे को किसी का कोई कुछ नहीं बताना, अपने बेटे को क्या हुआ है, जो उसका ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दो, और जो मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दो। ये मेरे रिलेटिव्स का नंबर है दिल्ली में, आप उनको कॉल कर दो, जो जिनके साथ जो हुआ है वो बता दो, मुझे नहीं बताना कुछ भी। क्यों, मेरे को था कि डॉक्टर ने कहना कैसी माँ है, बच्चा आंखों के सामने चला गया तो ये रो नहीं रही है, और हस्बैंड ऐसे पड़ा हुआ है, उसको बचाना है, तो क्या करेंगे। तो डॉक्टर समझ गया कि ये नहीं चाहती सुनना किसी के बारे में। तो एनी हाउ जैसे ही मेरे रिलेटिव्स पहुंचे 3-4 बजे सुबह, तो उन्होंने आते ही मेरे हस्बैंड को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां कोई करण हॉस्पिटल था, वहां
भी एडमिट करवाया और बेटे की फिर उन्होंने बॉडी नेक्स्ट डे देनी थी क्योंकि एक्सीडेंट केस था और शाम के समय हमें दी थी 3-4 बजे दी उन्होंने बॉडी। फिर हम दोनों को अलग अलग एम्बुलेंस में डाल के वापस अपने मैं पंजाब जलंधर घर में ले आई। तो क्या है कि रास्ते में मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे, उनको होश आ चुका हुआ था कि बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है। तो मैं कह रही थी नहीं, उसको थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, तो वो उसकी बुआ उसको वापस ले गई है वहीं पे दिल्ली में, तो उनके पास रहेगा। तो आपको भी चोट लगी है तो हम आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो घर पहुंचे, पहले उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, फिर बेटे को घर ले गए। सो ये सारा जो हुआ, इतना कुछ, उसमें मैं खुद हैरान थी कि मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई है। मैं कैसे सोच लिया कि मेरा बेटा चला गया है और मैं बड़े आराम से अपने हस्बैंड के साथ उनकी वैन में आके मतलब कि बातें करते हुए आ रही हूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो मैं नहीं थी, मेरे साथ कोई शक्ति थी, कोई मेरे साथ सुपर पावर थी जो मुझे ये सब सहने की शक्ति दे रही थी। तो मुझे नहीं पता था क्या था क्या नहीं था। लेकिन फिर जब हम घर आ गए तो नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि आपने मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं बताना है कि बच्चे को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और क्योंकि जब वहां जाके हमें पता चला, वो कहते ये तो बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है कि आपके हस्बैंड ये करनाल से लेके जलंधर तक 5-6 घंटे की ड्राइव थी, कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि उनके फर्स्ट वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो चुका हुआ था और सिर्फ 1 mm के बराबर जो उनकी बोन जुड़ी हुई थी। तो वो कहते हैं इनको तो कोई ट्रैक्शन लगेगी और उसके बाद आप इनको बता सके, जिसे तो हल्की सी भी गर्दन को इधर से उधर करेंगे तो ये टूट जाएगी, तो ये ही कैन नॉट सर्वाइव। तो हम डर गए पूरी फैमिली की, नहीं इनको बचाना है, कैसे है। तो बेटे का क्रिमेशन ऐसे ही करा बिना बताए हुए। हॉस्पिटल में जाती थी, घर के पास ही था हॉस्पिटल भी, तो वहां जाती थी तो ये मेरे को कहते तू तो घर में ही लगी रहती है, पता नहीं इतने रिलेटिव क्यों आ रहे हैं मेरे को देखने के लिए। तो मैं कहती नहीं, आपका एक्सीडेंट जबरदस्त हुआ है ना, आप बच गए हो, इसलिए आपको सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए आ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि घर में क्या चक्कर हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे तब तक स्पिरिट वर्ल्ड का कुछ पता नहीं था कि बीजा स्पिरिट्स भी होती हैं या ये हमें आके बताती हैं। मेरा बेटा चला गया, नेक्स्ट डे मेरे घर में सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे नेबर से एक लेडी आती है, वो कहती है कि अंजना जी आप दुख मत मनाओ बेटे का। मैंने कहा क्यों, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैंने अपना बेटा खो दिया है तो मैं क्यों ना दुख मनाऊं। कहते नहीं, मैं गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ है मेरे घर में रखी हुई, मैं उसमें पाठ कर रही थी तो एकदम से वो पूरे पेज के ऊपर आपके बेटे का चेहरा नजर आ गया। क्योंकि मेरा बेटा ना बहुत ही अच्छी सोल थी, बहुत ही अच्छी। वो बाहर भी कहीं जाता था, मेरे को नहीं पता होता था, घर में सर्वेंट थे लेकिन वो बाहर लोग जो भी खेलने के लिए जाता था, कोई भी अड़ोस पड़ोस में उनको कोई काम कहता था तो कह मेरी मम्मी को मत बताना, वो अपना साइकिल लेके जाके उनका कोई ना कोई सामान लेके आ जाना या उनकी हेल्प कर देनी, कुछ कर देनी। मतलब कि वो सबका ही बड़ा प्यारा था जैसे ना। तो कहती मुझे तो उसका चेहरा सामने नजर आया और वो कहता है कि मेरी मम्मी को बोलो कि रोए ना, मैं आ जाऊंगा। मुझे पता था पापा ने जाना है, अगर पापा चले जाते तो हमारी लाइफ बहुत खराब हो जानी थी। तो मैं पापा अपने फादर को बचा के गया हूँ और उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, उसी रूप में वापस आऊंगा। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा 13 साल का मेरा बच्चा था, मैं 40 इयर्स की हो गई हूँ, ये क्या। इंडिया में तो चलो जैसे ही शादी होती है 2-3 साल 4 साल में हम प्लान कर लेते हैं बच्चे। तो दोनों बच्चे मेरे हो गए थे, दैट टाइम आई वाज 26 year old व्हेन आई हैव 2 kids। तो उस समय मेरे को ये लगा कि ये क्या बोल रही है, 13 साल के बाद अब मेरे को ये कह रही है कि तुम्हारे अब बच्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आई वाज मतलब कि मेरे को ऐसे लगा कि नहीं, ऐसे ये मौका है ऐसी बातें करने का, मेरे हस्बैंड का भी पता नहीं है डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट करना है क्या नहीं करना। तो मैंने कहा प्लीज आप ऐसी बातें मत करो। कहती नहीं आप मानो, मैं झूठ नहीं कह रही, ये शायद कोई इंडिकेशन है। अब मुझे नहीं पता था, मैं गुरुजी को तो मानती नहीं थी। अब गुरुजी हम तो बानी पढ़ते हैं, उसमें जब भी सत्संग चलता है तो वही बानी चलती है। तो उसमें आके गुरुजी ने उस लेडी के थ्रू मेरे बेटे की सोल को उसके सामने खड़े करके ये मेरे पास मैसेज भेजा। जब मैं ये बुक सुन रही थी ना सोनिया जी की, तब मेरे को रियलाइज हुआ या किसी ना किसी के थ्रू कोई ना कोई मैसेज जरूर आता है कि आप
तब नहीं समझती हो, लेकिन हाँ, जब मैंने ये अभी रिसेंटली ये सुना है तो मुझे भी लगा कि नहीं, हो सकता है मेरे बेटे की ही सोल आई हो। एनी हाउ, फिर मैंने उसको बोला कि नहीं, आप प्लीज चले जाओ, ऐसी बातें मत करो, हम पहले बहुत दुखी हैं, तो ऐसे कैसे आ जाएगा वो। आप हम मेरे सामने मैंने उनको जैसे क्रिमेशन किया, सब कुछ खत्म हो गया, वो कहाँ है अब। सोल वोल के बारे में मैं तो कुछ नहीं जानती थी उस समय, सच में बताऊं, बड़ी लाइफ ऐसी स्मूथ चल रही थी हमारी, कभी इन बातों में गए ही नहीं हम लोग की कोई उतना भी ऐसे। तो और मेरे कभी ऐसा दुख आया भी नहीं था पहले हमारे सिर के ऊपर। तो फिर चलो वो चली गई, और उसके बाद मेरे हस्बैंड जब उनको ट्रैक्शन, हेलो ट्रैक्शन लगी, उनके जैसे सिर में पूरे सर्कल ऐसे लगा के, ऐसे गर्दन बिल्कुल स्टिफ रहनी है, ये वो इस बात को भी 18 दिन लग गए, क्योंकि वो ट्रैक्शन वहाँ इंडिया में नहीं मिलती थी, तो यूएसए से मंगवानी थी। पर लकीली डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि यहाँ पे कोई हैं जिनको ऑलरेडी एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके पास है, अगर आप उनसे पूछो। ये भी करते करते हमें कितने दिन लग गए। हमने उनसे पूछा, वो कहते हाँ हमारे फादर को लगी थी, अब तो हमारे कोई यूजफुल नहीं है, तो आप लेके जा सकते हो। तो वो करते करते भी 18 डेज लग गए। तब मैंने हस्बैंड को बताया बेटे का कि उनके लिए तो वो कहते मुझे तो वही रूप याद आ रहा है, उसका वही शक्ल याद आ रही है, मैं तो नहीं कहूंगा कि वो कहीं गया है, वो यहीं कहीं है। मतलब कि उसके बाद वो कहते मैंने तो उसका उस रूप देखा ही नहीं एक्सीडेंट वाला। मैंने उनको बोला कि नहीं वो चला गया है। फिर चलो एनी हाउ मानना तो पड़ना ही था उनको, क्या हुआ क्या नहीं। तो इस तरह से उनका मन ना, मतलब कि वहां लग नहीं रहा था। ऐसे बार बार यही बार बार होना कि मेरा बच्चा था, एक ही बेटा था और चला गया। और मेरे मदर इन लॉ जो थे बहुत अच्छे थे, इतना मेरे बच्चों के साथ प्यार करते थे, इतना मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे से भी ज्यादा वो उनके साथ अटैच थे। तो वो बार बार मेरे को कहते थे कि तेरे को ना दोबारा मतलब कि तू बेबी कर ले या कहने। मैंने कहा नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, ये है वो है। तो मैं पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। फिर भी उनके कहने पे डॉक्टर से पूछा, देन शी सेड कि 50% चांसेस हैं इस एज में। तो मैं बता नहीं सकती कोई बेबी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर तो मैं कुछ ट्रीटमेंट करवाया, बट नथिंग हैपन। तो मीन टाइम पूरे 2 साल के बाद मेरे बेटे की 7 अक्टूबर को डेथ हुई थी। एक्चुअली देवर नवरात्रि, मेरे बेटे की नवमी और दशहरे के वाले दिन डेथ हुई थी। और मेरे मदर इन लॉ की पूरे 2 साल के बाद जो अक्टूबर में ही अष्टमी वाले दिन नवरात्रों में उनकी डेथ हुई। उनका रीजन ये हुआ कि उनको कोई सर्जरी हुई थी पेट की, तो वो इन्फेक्शन फैल गई थी, तो बट शी कैन नॉट सर्वाइव। पर वो बेड पे भी लेटे लेटे 1 महीना हॉस्पिटल में रहे, एक ही बात कहते थे कि तुझे मेरी ब्लेसिंग्स क्यों नहीं लगती हैं। मैं तेरे को बार बार कहती हूँ तेरे दोबारा बच्चा हो जाए, चाहे लड़की लड़का कुछ भी हो, तेरी बेटी के साथ कोई ऐसे हो। तो मैंने उनको कहना कि आप इतने कष्ट में हो, फिर भी आप मेरे बारे में ही सोच रहे हो। तो उनको लगा कि नहीं, ऐसे नहीं है, जरूर होगा तेरे ना कोई ऐसे बेबी। अच्छा, वो चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, हम वहां पे जब हॉस्पिटल में मेरे मदर इन लॉ थे, वहां पे वो कोई महात्मा जी आते थे, वो आके ना उनको गीता का पाठ सुनाते होते थे। तो वो उनको कहती होती कि तू प्रेयर कर, इनके बच्चा हो जाए, इनके दोबारा बेबी हो जाए। तो एक दिन पता नहीं कैसे ना किसी के मुंह से आवाज कैसी निकलती है या क्या, तो उन्होंने आके उनको बोला, हमारी फैमिली मेंबर्स खड़े थे, सबको कहा कि इनकी रूह जो है ना अपने पोते में अटकी हुई है, तो ये तो नहीं बचेंगी। मैंने देखा इनकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन देखना इनके जाने के बाद 6 महीने के बाद ही आपके घर में ये वही रूह वापिस आएगी, चाहे आपके बेटे के रूप में आएगी, बेटी के जैसे भी आएगी। तो हम सब ने कहा ऐसे कैसे बोल सकता है ना। तो हमारे सामने वो हम तो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनका, पर नहीं, वो नहीं बचे। तो फिर फैमिली मेंबर्स भी यही सोच रहे थे कि अच्छा उसकी एक बात तो सच होगी, अब देखते हैं दूसरी होती। कि हम लोग मूर्ख लोग हैं ना, हम टेस्ट लेते हैं हर एक का, हर लाइफ में हर चीज में कुछ भी होती है, हम कहते हैं जब तक हमें प्रूफ नहीं मिलता हम उसको नहीं समझ सकते हैं। चलो एनी हाउ, तो मैं बिल्कुल भी मेरे मन में नहीं था। और फिर मेरी सिस्टर को ड्रीम आता है अप्रैल में
राइट अवे, मतलब कि अक्टूबर से लेके 6 मंथ्स अप्रैल में होते हैं, तो मेरी सिस्टर मेरे को कहती कि हमने ना किसी टेम्पल में जाना है, तो दीदी तू मेरे साथ चलना। तो मैं उसको कहती कि नहीं नहीं, मैंने क्या करना है, मेरे तो पीरियड्स होंगे उस समय आने वाले, तो मंदिर नहीं जाते हैं तब। तो कहती नहीं दीदी तेरे को तो नहीं आएंगे। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहती मेरे ड्रीम में तेरा बेटा आया है और वो मेरे को कह के गया है कि मैं उसको बोल रही हूँ कि तू मेरे ड्रीम में क्यों बार बार आता है। तो कहते हैं नहीं मासी मैं तो आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। कहती फिर आना है तो अपने मम्मी पापा के घर जा, मेरे पास क्यों आता है तू बार बार? तो वो तेरे लिए तड़प रहे हैं, तू उनके घर जा। तो वो मेरी सिस्टर को बड़ा ऐसे विश्वास हो जाता है उस ड्रीम में। तो वो कहते हैं कि मेरे को आके कहती कि नहीं इस बार ना देखना तू कंसीव कर देगी। मैंने कहा ऐसे कैसे, तेरे को ड्रीम आया मैं कंसीव कर दूंगी? ये मैं हंसने लग पड़ी। कहती तू मेरे कहने पे आ जा, देखना तू बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। अब किसके मुंह से क्या मैसेज दिलवाना है वो भी गुरुजी को ही पता है। अब ये सोल्स कहाँ किसके थ्रू दिलवाती हैं मैसेज, वो बुक से अभी मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा नहीं मेरी सिस्टर के थ्रू मेरे को मैसेज मिला उस सोल का। तो फिर उसके बाद ये सच में मेरे आई कंसीव्ड ऑन दैट मंथ। तो उसके बाद ये भी नहीं पता था बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। तो मेरे मदर इन लॉ 2-3 महीने की प्रेगनेंसी थी मेरी, तो मेरे ड्रीम में आते हैं और बड़े मेरे साथ ना मेरे को दिखता है, उनकी डेड बॉडी दिखती है कि हम उनको लेके जाने लगे हैं, लेकिन वो एकदम से उठ के बैठ जाती है। तो मैं डर जाती हूँ, मैंने कहा ये क्या हो गया है ऐसे। तो वो ना हम सब लोग खुश हो गए उसके बाद पूरा फैमिली की ये तो जिंदा हो गए हैं, चलो इसको घर लेके चलो ऊपर। तो हम जब लेके आते हैं तो वो मेरे को देखते ही मेरे को कहती तू मेरी नजरों से पीछे हट जा, तू मेरे सामने नहीं आना है ये वो। तो मैं कहती हूँ कि बीजी मैंने आपको क्या बोल दिया है ऐसे, मैं तो आपकी सेवा करती थी, आपको इतना मेरे को ब्लेसिंग्स देती थी, ऐसे क्यों बोलते हो? तो वो कहते कि नहीं फिर ना मेरे सारे मेरे को कहते हैं कि तू प्रेग्नेंट, और उस ड्रीम में मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो तू प्रेग्नेंट है, ऐसे तेरे को ये कोई धक्का ना मार दे या कुछ ऐसे ना हो, तो तू ना पड़ोस में चली जा वहां पे। तो मैं चली जाती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर बाद हस्बैंड को पूछती हूँ कि ठीक हो गए वो कहते नहीं वो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, घर का सामान बाहर फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये ड्रीम में ही सब कुछ हो रहा है। तो मैं फिर आती हूँ, मैंने कहा अच्छा मुझे ना उनको कुछ बात कहनी है। तो कहते तू आ जा पर वो तेरे को नहीं देखेंगी है। तो फिर मैं जाती हूँ उनके पास में, कहती मैंने आपको ना कुछ बात कहनी है तो प्लीज मेरी बात सुन लो। तो कहते तूने मेरे को क्या बोल देना अभी? तो मैं कहती हूँ कि नहीं मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। कहते क्या? जब मैं अपने, आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं उनको अपने बेटे का ही नाम लेके बोल रही हूँ कि वो कहता है कि मैं आना चाहता हूँ, पर अगर आप ऐसे बिहेव मेरे साथ मेरी मम्मी के साथ करोगे फिर मैं नहीं आऊंगा। तो मेरे मदर इन लॉ की आंखें एकदम से शांत, फेस इतना पीसफुल हो जाता है देख के। तूने मेरे को ये बात बतानी थी? अच्छा तो इसका मतलब है कि तू प्रेग्नेंट है? हाँ। तो तूने उसका नाम लिया है, वो आ रहा है? मैंने कहा हाँ जी। तो वो एकदम से कहते मेरी तो आत्मा भटक रही थी, मैं तो बिल्कुल शांत होके जा रही हूँ अब ना। एकदम से उन्होंने आंखें बंद करती हैं तो उनका चेहरा बिल्कुल पीसफुल हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी ब्लेस्ड आत्माएं हैं जो चली गई हैं, या रिस्पेक्टेड जो हमारे एल्डरली पीपल है, वो भी हमारा अच्छा ही चाहते हैं। वो जिंदा होते हुए भी चाहते हैं, और जब वो दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तब भी उनको हम बच्चों के साथ या अपने जो भी पीछे रह जाते हैं उनका वो हमेशा सुख चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बुक रीडिंग से ही मेरे को ये हीलिंग हुई है इस बात की कि जब कोई चला जाता है उसके मन में कोई इच्छा रह जाती है तो वो नहीं पूरी हो पाती उसके जिंदा रहते, लेकिन जब वो सोल्स वहां पहुंचती हैं, वो देखती हैं हमारे बच्चे दुखी हैं, तो उनको भी दुख होता है। वो तब तक परेशान रहती हैं, उनकी भी आगे ग्रोथ नहीं हो पाती आगे जाके, कि जब तक वो उनको ये ना लग जाए कि नीचे हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक है। तभी कहते हैं ना कि जब कोई चला जाता है दुनिया छोड़ के तो उसके लिए रोना नहीं है, ठीक है दुख जरूर मनाओ उसका, लेकिन रोने से क्या होता है कि उस सोल को भी कष्ट होता है, वो उसका भी ध्यान पीछे रहता है। जो मैंने ये एक्सपीरियंस इस बुक से करा है वो मैं कह रही हूँ। और संगत जी पता नहीं ये हर एक का अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरी इस बात को कोई कैसे लेगा कैसे नहीं लेगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जब से मैंने ये बुक रीडिंग जो सेशन चल रहा है, मैंने
कुछ सुना है इसमें से, तो मेरे को यही लगा कि ये जो सारा कुछ मेरे साथ हुआ है, तो वो सोल्स तो होती ही हैं। जब वो चले जाते हैं तो वो भी हमारे बारे में सोचते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी सुखी रहें, और जो नीचे लोग बैठे हैं वो भी ये सोचते हैं कि हमारे जो चले गए हैं वो भी सुख बरसाएं हमारे ऊपर। अगर वो खुश होंगे, सुखी होंगे, तभी वो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स करेंगे ना, नहीं तो वो भी हमारी तरह ही दुख में रहेंगे। सो एनी हो, मेरे मदर इन लॉ को जब ये पता चलता है मेरे ड्रीम में, और तो वो उसके बाद पीसफुली शी वाज गॉन अवे, मतलब कि फिर मेरे ड्रीम में कभी नहीं आई, और मेरा ड्रीम एकदम से खुलता है। और आप मानो जिंदगी में पता नहीं बचपन से लेके आज तक कितने ड्रीम आए होंगे, मुझे एक भी ड्रीम याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो आपको कहते हैं ना, आपकी सोल के साथ टच कर जाती हैं। तो मेरे को तो एक स्टेप उसका अभी भी ऐसे ही याद है। मैंने उठ के अपने हस्बैंड को ये बात बताई, तो कहते तू सोचती रहती होगी ना उनके बारे में, तभी तेरे को ऐसे आ गया। मैंने कहा नहीं, तो हो सकता है मैंने उस समय यही सोचा हो कि नहीं ऐसे ही होगा, पर जब ये बुक से थ्रू पता चला है कि सोल्स आती हैं और मैसेज देती हैं, दूसरों के थ्रू देती हैं, तो आई थिंक इट्स ट्रू। मैं अपने लिए मैं कह रही हूँ, मैं बाकियों के, वो आपकी अपनी जर्नी है, आपने खुद सोचना है कि कौन सा कैसे, मतलब कि किस बात को हम कैसे लेते हैं। सो एनीहो, फिर क्या हुआ कि फिर मेरे सच में मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया, बेटा बेटी क्या होना क्या नहीं, तो बिल्कुल पूरा यकीन था कि जो अगर वो सोल गई है तो वही वापस आएगी। देन माय सन वाज बोर्न। तो उस समय 2003 की बात है, 2 साल के बाद मेरा जो दोबारा उस सोल का बर्थ हुआ, और आप मानोगे नहीं, वही बेटा हुआ और वही सेम शक्ल सूरत। मतलब कि कई बार हम लोग ऐसे, हमारे घर में किसी ने आना तो उन्होंने कहना कि ये आपने अपने बेटे की पिक्चर जो पुराने फ्रेम में क्यों लगा रखी है, वो छोटा सा था मेरा बेटा तब। तो मेरे हस्बैंड ने कहना कि नहीं ये मेरा बड़ा बेटा है। अच्छा, ये तो दोनों बड़े एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे इनका लग रहा है। तो तब पता चला कि वो सेम सोल बस वापस आई है। तो मेरे बच्चे के, मैंने वो अपने बड़े बेटे के लिए वो जितना भी उसका सामान था मैंने कुछ नहीं फेंका था। उसको क्रिकेट का बड़ा शौक था। एक दिन मेरा ये छोटा बेटा 2-2.5 साल का था, उठा के उसका बैट स्टोर रूम से लेके आता है, कहता है कि मेरी नीज आई होती है, उसको बोलता है कि ये मेरी पिक्चर वहां क्यों लगा रखी है दीवार के ऊपर। उसके बाद मैंने उसके वो जो दीवार पे पिक्चर बड़े बेटे की लगाई थी उतार दी। तो फिर वो कहता है कि ये तो बैट मेरा है, मैं तो इसके साथ खेलता होता था। मतलब कि इस तरह की बातें 3 साल का बच्चा, 2.5-3 साल का बच्चा बोल रहा है। तो इट मीन्स उस समय उसको अपना शायद पुराना जन्म याद होगा या क्या होगा। तो पर फिर भी मैंने तो ये सोची, हम सब पूरी फैमिली ने सोच लिया कि वही सोल वापस आई है, भगवान किसी ना किसी रूप में किसी को भेज देता है। पर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक सर्वेंट रखा। आई वॉज ए टीचर इन इंडिया दैट टाइम। तो मैं स्कूल जाती थी, और पीछे से बेटे को देखने के लिए कोई नहीं था, तो एक सर्वेंट रखा। वो लड़का बहुत बड़ा नहीं था। सेम डे जिस दिन हमने रखा, उसी रात को मेरे मदर इन लॉ फिर मेरे को ड्रीम में आए, और वो कहते हैं कि तुमने ये छोटे से बच्चे को देखने के लिए इसको। मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड भी तो घर में होते हैं, देख लेंगे वो भी साथ में। तो कहते नहीं नहीं, तुमने, तेरे को पता है ये कितनी प्रेशियस है, ये तुम्हारे लिए, ये वो, तुमने इस बच्चे को क्यों रखा है, इसको इसकी देखभाल करने के लिए? नहीं, इसको नहीं रखना, या तो किसी बुजुर्ग लेडी को रखे या कोई कार कि इसको अच्छी तरह से देख रेख करे। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने उस बच्चे को, जिसको हमने घर में जो 15 पता नहीं छोटा सा ही था, जो लड़का आया था उसको सिर्फ देखने के लिए, चलो खेल लेगा इसके साथ, वो अगले दिन सुबह उठ के खुद ही कहने लगा कि मैंने तो नहीं रहना, मैं तो नहीं यहाँ काम करूंगा, मैं तो चला जाऊंगा। तो वो छोड़ गया। तो एकदम से इसका मतलब कि सोल्स हमें वॉच करती हैं, कि हम हमारे एक्शंस को वॉच करती हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो हमारी जो भलाई के लिए या कभी तो हमें मैसेज देने ड्रीम के थ्रू आती हैं या कैसे। तो उस समय मेरे को तब रियलाइज हुआ कि ये मेरे मदर इन लॉ फिर मेरे ड्रीम में आए हैं, शायद इनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो एनी हाउ, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का मन वहां नहीं टिक रहा था कि बेटे के जाने के बाद उनका ये वो। तो देन वी मूव टू यूएसए इन 2009। तो 9 में हम इधर आ गए। तो यहाँ आके मेरे को गुरुजी के बारे में 2011 में
पता चला, जबकि मैं जालंधर में रहती थी तब, क्योंकि हम किसी गुरु को ऐसे नहीं जाते थे, पता भी नहीं था, हो सकता किसी ने बताया भी हो गुरु जी के, पर मेरे को नहीं पता था गुरु जी के बारे में। और ये रमा बहल आंटी जो कि गुरु जी को 84 से उनकी सेवा करती थी, उनके जाती थी, वहीं जालंधर में ही रहती थी, लेक्चरर थी, वो मेरी नोन थी, और उनके थ्रू मेरे को पता चला था कि गुरुजी ऐसे ही उनको किसी ने जय गुरु जी लिखा, मैंने भी उनको जय गुरु जी लिख दिया। मैंने सोचा कि शायद फेसबुक पे कि शायद कोई ये टीचर हैं तो इनको कोई स्टूडेंट ने जय गुरु जी लिखा है, तो मैंने भी लिख दिया, उन्होंने आगे से मेरे को लिखा, तो मैंने कहा ये क्या आप कर रहे हो, तो मेरे को क्यों लिख रहे हो, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरे को क्यों कह रहे हो, मैं थोड़ी हूँ आपकी गुरु। कहते नहीं ये तो गुरु जी है, हम तो ये ऐसे ही बुलाते हैं संगत में। तो तब उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप वेबसाइट पे जाओ, देखो कौन से गुरु जी हैं, कैसे है। तो फिर मैंने जब पढ़ा तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा पढ़ के गुरु जी के बारे में। शायद वो मेरा टाइम था, गुरु जी ने एडमिशन तभी देनी थी, लेकिन वो आप एक और बार बता दूं, मेरे को जब मेरा बेटा जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो बेटे की प्रेगनेंसी के दौरान मेरे को एक ड्रीम आता है कि हम जिस घर में रह रहे हैं वहां पे कोई बहुत बड़े कोई संत आते हैं, और उनकी हाइट मतलब 6 फीट से भी ज्यादा है, चेहरा इतना लाल है, पगड़ी बांधी हुई है, जैसे राजस्थानी टाइप पगड़ी नहीं होती ऐसे बांधी हुई है, और पीछे लोग उनके गांव के कोई लोग हैं जो बैलगाड़ियों में बैठे होंगे और हमारे घर की तरफ आ रही हैं वो। तो मैं हैरान होती हूँ, ये मेरा ड्रीम है। तो उस समय प्रेग्नेंट, तो वो मेरे घर में आके बरामदे में खड़े होके, तो जैसे पूरा कोई आशीर्वाद देता है ना, ऐसे दे के कुछ नहीं बोलते, ऐसे ही वापस चले जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो मैं कहती ये कौन थे, फिर मैं सोची राधा स्वामी का मैंने नाम सुना हुआ है कि ऊंचे लंबे ऐसे मैंने सुना हुआ है कि, पर वो तो सरदार हैं, वो तो पगड़ी बांधते हैं, ये तो राजस्थानी पगड़ी बांधी हुई है, ये कौन है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब 2011 में गुरुजी के बारे में मेरे को पता चलता है, मैं उनका स्वरूप देखती हूँ, तो एकदम से मेरे को वो चेहरा याद आ जाता है कि ये तो वही थे, ये तो इसका मतलब उस समय मेरे को ब्लेस करके गए हैं, मेरे बेटे को ब्लेस करके गए हैं, कैसे आए हैं। और मैं तो नहीं जानती थी उनको कौन है कौन नहीं, लेकिन जब मैंने ये देखा तो मेरी तो पूरी अटैचमेंट गुरुजी के साथ। फिर तो सुबह शाम ऐसे होना कि घर में वही चल रहा है, उसके शब्द चल रहे हैं, शब्द कीर्तन चल रहा है, मंत्र जाप चल रहा है, और बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ, गुरुजी। मेरे हस्बैंड मेरे को कहते तू क्या ये गुरुजी करती रहती है। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, अब मैं तो मेरे तो ये भगवान है अब ना। तो वो कहते कि अच्छा तेरे भगवान है, तू मेरे को मत कहना कि मैं इनको मानूंगा। तो मैंने कहा क्यों, ऐसे क्यों कह रहे हो। कहते कि नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं शिव का इतना भगत था, मैं शिव जी को मानता था। तो कहती ये गुरुजी भी महाशिव है, तो तू ऐसे क्यों कह रही है कि मेरे को मत कहना। क्योंकि वो उस समय के बाद, जब बेटे की डेथ के बाद इनको पता चलता है, तो किसी मंदिर से आया हुआ प्रसाद तक लेना भी ये मतलब कि अपने आप को ये कहते थे मुझे भी मत देना कुछ भी, मुझे नहीं विश्वास रहा इन बातों पर। मैं इतनी पूजा करता था, पाठ करता था, फिर क्या दिया मेरे को ना, एनी हो। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को मत रोकना, आप नहीं मानोगे तो ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ पे तब सत्संग स्टार्ट हो गए थे 2011 अगस्त में, फर्स्ट सत्संग अटेंड किया था मैंने अमेरिका, ये कैलिफोर्निया में। तो उसके बाद मैं 6 सत्संग में गुरुजी के, तो हुए भी 7 फैमिलीज के साथ ही स्टार्ट हुए थे। अब तो संगत बहुत बढ़ गई है, लेकिन फर्स्ट सत्संग अगस्त 6 2011 में हुआ था। तो इस तरह से मैं जाती रही, मेरे को कोई ना कोई ले भी जाता था, आई वॉज नॉट ड्राइविंग। तो गुरुजी ने अपने आप कोई ना कोई किसी को ऐसे कहते हैं ना जरिया बना देते हैं ले जाने के लिए, अगर ब्लेसिंग्स देनी होती है तो 6 सत्संग में 6 फैमिलीज में एवरी मंथ होता था, तो मैं उनके घर गई। लेकिन जब 7 सत्संग आया तो मैंने कहा मेरी फैमिली बच गई है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं सबके घर, मेरा भी मन करता है गुरुजी अपने घर में बुलाऊं। तो कहते तू बुला ले अपने घर में, तो पर मेरे को मत कहना कि तू यहाँ पे रुकेगा, ये वो, तो मैं तो घर में नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा जैसी गुरुजी की इच्छा होगी। उससे बीच में एक संगत फैमिली हमारे घर में आती है किसी रीजन से, तो वो आके मेरे को ड्रॉप करने आते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप आ जाओ मेरे घर। कहते नहीं आपके अंकल तो गुरुजी को नहीं मानते, हम जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, चले जाओ यहाँ से आप गुरु के। तो मैं कि इतने भी बुरे नहीं है मेरे अंकल, वो
घर आए उनको ऐसे थोड़ी बोलेंगे, ठीक है वो गुरुजी को नहीं मानते हैं पर इतनी वो उनकी वो नहीं है कि भी आए हुए मेहमान को वो कहें कि आप घर से बाहर चले जाओ। और जब वो अंदर आ जाते हैं मेरे घर में तो मेरे अंकल उनसे बात करते हैं, बात करते करते कहते हैं आपकी तो आदत ही बहुत अच्छी लगी मेरे को। उनको उनके अंकल को बोलते हैं तो वो कहते हैं अच्छा सारे सत्संग में अच्छे लोग ही आते हैं, आप भी आया करो। तो ये कहते हैं कि सत्संग में नेक्स्ट सत्संग में आपको मिलूंगा, हमारे घर में ही हो रहा है ऐसे। तो मैं इनका चेहरा देख रही हूँ, कहाँ ये बंदा कह रहा है कि मैं तो रुकूंगा नहीं, अब कह रहे हैं कि इसी सत्संग में आप मिलोगे मेरे को घर में। मैं बड़ी खुश, मैं क्या गुरुजी आपको पता है आपने जिसको जोड़ना होता है वही वहां आपको मिलता है। चलो फिर वो आए, सत्संग में आए और मेरे हस्बैंड पूरा टाइम बैठे रहे। और उस सत्संग में भी कुछ ऐसा हुआ था कि जिससे कि विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो ऐसे हुआ कि कोई नई संगत आई थी हमारे घर में, तो उनके बच्चे पता नहीं क्या कोई वो किसी एकदम से जब मंत्र जाप शुरू होने लगा तो एकदम से वो सीढ़ियों के पास ग्रिल के पास आवाज आने लगी। तो मैं जब देखती हूँ तो वो चेन से बांधा हुआ लॉक लगा हुआ एक 13 साल की लड़की है, तो उसका हाथ लॉक ऐसे बांध दिया। बच्चों ने आपस में अपने आप ऊपर पता नहीं कहाँ से वो या तो वो लड़की लेके आई थी अपने साथ खेलने के लिए, क्या किया क्या नहीं। तो हम लोग उसको खोल ले, उसकी की ना मिले, हमें कैसे खोलना है ये वो। तो मैं एकदम से परेशान कि मेरे तो घर में क्लेश हो जाएगा, इतना भी ये लड़की को कुछ हो गया तो इसका हाथ कैसे ग्रिल के साथ बांध दिया। एनी हो मेरे को कॉर्नर ना मिले कि मैं क्वाइट कॉर्नर, कहते हैं ना कि घर में सत्संग रखते हो तो गुरुजी आते हैं। तो मेरे लिए तो मेरे घर में फर्स्ट टाइम सत्संग हो रहा था, तो मैं कहूँ गुरुजी अगर आप आते हो मेरे को एक कॉर्नर दो जहाँ पे कोई ना हो, मैं ऐसे एकदम से क्वाइट कॉर्नर पे जाती हूँ और हाथ जोड़ के कहती हूँ गुरुजी अगर आप सत्संग में आए हो ना तो इस बच्चे को बचाओ। ऐसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ अपने बेटे को, पूछते तेरे टॉयज की बकेट कहाँ है। जब वो बकेट बताता है कि ये है तो मैं एकदम से उल्टा देती हूँ, उसमें मोर देन 100 टॉयज होते हैं। और वही छोटा बच्चा 6-7 साल का था तो आके मेरे को बोलता है कि मॉम ये की कौन सी है छोटी सी, वो एकदम से वो की मिल जाती है। तो हम उसको खोलते हैं। उस वजह से मेरे हस्बैंड का विश्वास, जब मैंने ये बात बताई तो उनका विश्वास ऐसे बढ़ा नेक्स्ट सत्संग से। फिर वो उन्होंने नहीं पीछे देखा मुड़ के कि मैं कहाँ हूँ, मतलब कि फिर वो हमेशा मेरे को यही कहते थे तूने कौन सी सेवा ली है, कहाँ जाना है, हर जगह वो मेरे साथ जाते थे कि वो गुरुजी के साथ बहुत अटैच्ड हो गए थे। उसके बाद कहते हैं ना कि गुरुजी के बारे में ये सुना है कि जब किसी की लाइफ को वो ब्लेस करते हैं तो 10 साल के लिए ब्लेस करते हैं। तो मेरे हस्बैंड की डेथ 2000 में ही, जैसे मेरे बेटे ने कहा था कि पापा ने जाना था लेकिन मैं उनको बचा के गया हूँ, तो उनकी 10 साल मतलब कि 2000 में हुई थी। तो गुरुजी ने उनको तो 18 इयर्स ब्लेस करे थे। अब पता नहीं उनके क्या कर्म, या तो उनको सत्संग में लगा दिया और या क्या किया तो उनको और ब्लेसिंग्स मिली। 2018 में दोबारा हमें पता चलता है कि मेरे जो हस्बैंड को डायग्नोज होता है कैंसर, लीवर का कैंसर डायग्नोज हुआ और उसमें वो नहीं सरवाइव कर पाते हैं। तो विद इन मंथ ही मतलब कि उनका जो जुलाई मंथ में 12 जुलाई को ही पास्ट अवे इन 2018। तो वो भी एक सत्संग है, बहुत लंबा सत्संग है, तो कभी भी मेरे को टाइम होगा तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। उस सत्संग में भी मेरे को यही हुआ कि सोनिया आंटी मेरे पास टाइम है, इफ आई कैन शेयर दैट वन। सोनिया जी हाँ जी, हाँ जी, अंजना जी प्लीज आप आराम से अपना विस्तार पूर्वक प्लीज सुनाएं। ठीक है, थैंक यू। सो उस सत्संग में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में बार बार अप्रैल से जा रहे थे और उनको एडमिट करते थे तो उनको यही बोला जाता था तुम्हारे ब्रेन में इन्फेक्शन हो गई है, मतलब कि उनको रीजन नहीं मिल रहा था क्यों बार बार उनके जो व्हाइट ब्लड सेल जो ज्यादा आ रहे हैं। तो मेरी बेटी भी उसकी मतलब कि हम लड़का देख रहे थे, लड़के को देखने के लिए जाना भी था। तो मेरे हस्बैंड को बार बार ये ऐसे हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा, तो मैं कह रही थी पहले अपना ट्रीटमेंट करवा लो फिर हम बात करेंगे जाके। संगत जी मेरे को याद है कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि
हम ना मैं तो जाऊंगा लड़के वालों के घर, उनको जाके बोलूंगा कि ऐसे ऐसे हमने इसकी सगाई कर देनी है। तो 21 जुलाई को हम लोग सत्संग करेंगे गुरुजी का, उसमें मैं अनाउंस करूंगा मेरी बेटी की जो मैंने सगाई कर दी है, तो मैं संगत में सबसे पहले शेयर करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है जैसे आपको लगता है, पर आप पहले ठीक हो जाओ जैसे भी है। तो 2-3 बार ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन डॉक्टर्स को कोई रीजन पता नहीं चल रहा था। और मेरे हस्बैंड साथ साथ सत्संग पे भी जा रहे थे, और लास्ट सत्संग उन्होंने ज्वाइन करा 2 जून को। उसमें क्या हुआ कि वो मेरे हस्बैंड जो है वो फ्लावर्स की सेवा करते थे, गुरुजी के लिए फ्लावर्स लेके जाते थे। तो उस दिन जब फ्लावर्स लेके गए, जैसे ही हमने बुके खोला तो मैंने उनको बोला कि ये तो बुके ठीक नहीं है, आप मानोगे नहीं, कभी भी ऐसे नहीं हुआ। इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स, इतने बड़े बड़े गुलाब के फ्लावर्स लेके जाते थे, लेकिन वो जब हमने बुके खोला उसमें एक एक उसका पेटल जो वो गला हुआ निकला। कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि बाहर से इतना अच्छा दिख रहा है, तो जब आप खोल रहे हो तो ये भी कोई साइन था हमारे लिए। उसके बाद मेरे अंकल सत्संग पे भी नहीं गए, तो गुरुजी ने तो हमें पहले ही दिखा दिया था कि आपका अंदर जो है वो पूरे ऑर्गन्स ऐसे ही गले हुए हैं, इस तरह से हो गए हैं कि, लेकिन फिर भी वो उनको चलाए जा रहे थे। फिर मेरे बेटे की जो ग्रेजुएशन थी, आपको जब मेरा बड़ा बेटा था वो 8th में पढ़ता था, और मेरे छोटे बेटे की 8th की ग्रेजुएशन इन्होंने जून में अटेंड करी है। जैसे वो अपना पूरा उसी रूप में उसी एज में आ गया, वो बच्चा 13 साल का था ये भी। तो उसमें फिर मेरे अंकल को 21 जून को दोबारा एडमिट करते हैं, तब वहां पे उनको पता चलता है कि इनको ये लीवर का कैंसर है। और आप मानोगे नहीं, उस समय जब वो हॉस्पिटल में थे, तो जब डॉक्टर्स ने बताया कि अब तो इनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता है, ये इतना मतलब कि फैल चुका है पूरे ऑर्गन्स में, पूरी इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गई है इसकी। तो मतलब कि हर ऑर्गन इनका ऐसे ही हो गया है। तो मुझे वो पेटल्स वाली बात याद आई। मैंने कहा कहाँ मेरे अंकल वो कह रहे थे बेटी की सगाई करनी है, कहाँ ये हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो गुरुजी को गुरुजी आप क्या दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो फिर 21 जुलाई का सत्संग तो हमने नहीं सोचा, मैंने किसी से बात भी नहीं करी। तो हमने पता करा जो जिस हॉल में करना था, तो वो तो ठीक नहीं है, हॉल मिला नहीं हमें, बुक था ऑलरेडी। तो आप मानोगे नहीं, मेरे अंकल की 18 जुलाई को जब डेथ होती है, तो एक दिन पहले जब डॉक्टर हमारे से डिसीजन ले रहा होता है कि भी इनको ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, अब हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है, आपने उनको किस तरह से जाने देना है, चाहे वेंटिलेटर पे लेके जाओ, चाहे पेन मेडिसिन पे रखो, या फिर इनको किसी सैनिटोरियम में रखो, ताकि जब कभी तबीयत खराब हो और इनकी लाइफ ज्यादा नहीं है। तो मेरे मन में उस समय भी गुरुजी ने ये दिमाग में डाला कि नहीं, आपने इनके तो मन में ये जाते जाते ये बात ना रह जाए कि मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। मैंने हॉस्पिटल में ही रात को लड़के वालों को बुलाया और अपने हस्बैंड के हाथ से जो शगुन वगैरह उन दोनों को दिया। उस समय हिम्मत कौन देता है, गुरु देता है ना। तो उस समय वहां पे मोर देन 70-80 जो संगत ही सिर्फ खड़ी हुई थी। मेरा तो परिवार संगत ही है, और वो संगत के साथ गुरुजी आते हैं, तो गुरुजी ही सब करवा रहे थे। और उस रात पूरी रात मैंने YouTube के ऊपर जो गुरुजी के शब्द कीर्तन सारे चलाए, और सुबह 8 बजे मुझे लगा मेरे हस्बैंड की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। तो मैंने बेटी को बोला तो अपने रिलेटिव्स को कॉल कर दे, ऐसे उनको बोल दे। वो कहती नहीं मम्मा मैं तो नहीं ऐसे बोलने वाली किसी को कुछ भी। तो कहते कि नहीं चलो एनी हो। तो फिर मुझे ऐसे लगा मेरे जो परिवार के लोग आने वाले हैं, जो लोकल यहीं रहते हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप इनको लेने आए हुए, इनको इतना टाइम बख्श दो कि उनकी फैमिली, ये इनके भाई बहन सारे यहाँ पहुंच जाएं, इनको मिल लें, देख ले, जाते जाते इनको भी तसल्ली हो जाए कि ये हम लोगों को के लिए अपने दिमाग में कुछ ऐसा बर्डन लेके ना जाए। अब मान मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ, हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आप ओम नमो शिवाय बोल लो, गुरुजी आपको लेने आए, आप कहीं नहीं जा रहे, अच्छी जगह जा रहे हो। आई डोंट नो कौन किस तरह से मेरे मुंह से ये सब निकलवा रहे थे गुरुजी, और मेरे को शक्ति भी दे रहे थे, मतलब कि ऐसी। तो पूरे टाइम पे जैसे ही मेरी फैमिली वहां पहुंचती है 9:30 माई अंकल पास्ड अवे। मतलब कि उनको देखते हैं, एक नजर भर के देखते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, दैट्स आफ्टर देन ही पीसफुली गॉन। सो
इस सारी बातों से फिर उसके बाद वो भी थर्सडे का दिन था, क्योंकि मेरे अंकल हमेशा कहते थे कि थर्सडे वाले दिन ही मेरे साथ क्यों सब कुछ होता है। तो मैं कहती थी ये गुरु का दिन है ना, तो गुरु जी को आप मानते हो, तो बृहस्पतिवार गुरुवार ही बोलते हैं, तो आपका सब कुछ वो इसीलिए थर्सडे को ही होता है। तो उसके बाद आफ्टर यहाँ पे तो सेम डे क्रिमेशन नहीं होता, तो जब 12th को उनकी डेथ होती है, तो नेक्स्ट वीक थर्सडे को ही हमें डेट मिलती है उनके क्रिमेशन की, 19th को क्रिमेशन करते हैं, घर आते हैं हम लोग। आते ही आप मानोगे नहीं की संगत जी कि मेरे घर में संगत के मेंबर्स आते हैं और आके कहती हैं आंटी 21 जुलाई को हम लोग अंकल की मेमोरी में सत्संग कर रहे हैं, और जो कि मैंने किसी को नहीं बताया था। तो ये सोल को पहले ही पता होता है किस लिए करना है, क्या करना है। ये देखो 21 जुलाई को इनकी मेमोरी में सत्संग हुआ, बहुत बड़ा। और वो हॉल जो हम बुक कर रहे थे वो नहीं, उन्होंने और कोई हॉल बुक करा, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था तब, यूजली यहाँ पे सत्संग होता था। तो फिर मैंने कहा कि मेरे अंकल तो पहले ही डेट सेट करके गए थे, तो इसका मतलब उनको अंदर से एहसास हो गया था, बहाना कोई और बना रहे थे मैंने सत्संग करना है, लेकिन गुरुजी ने कुछ और प्लान किया हुआ था उनके लिए। सो इन सारी बातों को लेके तो मेरे मन में यही आता है कि जब मैं ये बुक रीडिंग चल रही है, ये इसकी सोनिया आंटी जो रीड कर रही है ये बुक स्पिरिट वर्ल्ड की, तो इसमें तो सोल को तो सब कुछ पता होता है हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर वो चली भी जाती है तो तब भी वो ऐसे ही हम लोगों को ब्लेस करते हैं, ऊपर से किसी ना किसी के थ्रू मैसेज भेजते हैं। फिर ऐसे जब एक दिन क्या हुआ कि मेरी एनिवर्सरी थी नेक्स्ट आनी, तो मेरे को रात को बड़ा थोड़ा सा फील ऑकवर्ड सा हो रहा था कि देखो कैसे हम लोग विश करते थे एक दूसरे को या कैसे, तो आज नहीं है। गुरु जी चलो जैसी लाइफ दी है बहुत अच्छी दी है, ठीक है आप उनको ले गए हो तो कोई बात नहीं है, मेरे मन में यही है। और मैंने एक भी सत्संग नहीं मिस करा, मेरे घर में फैमिली मेंबर बैठे होते, मैं हमेशा एवरी वीक सत्संग पे जाती थी, क्योंकि मुझे वहां जाके थोड़ी एनर्जी मिलती थी। मुझे ऐसे लगता था कि नहीं मेरे को हीलिंग होती है वहां जाके, जब मैं शब्द कीर्तन सुनती है, वहां मेडिटेशन होता है, तो उस मंत्र जाप से मेरे को बहुत ज्यादा हीलिंग मिलती थी। सारे मतलब कि फिर मेरे को बहुत संगत ने बोला कि अंकल मेरे ड्रीम में आए हैं, वो तो गुरुजी के पास है। मैंने कहा ऐसे बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ड्रीम में आए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, लोगों के ड्रीम में जा रहे हैं जिनके साथ रहते थे हमारे साथ, जब जन्म जन्म का कहते हैं ना कि संबंध रखते हैं, तो हमारे ड्रीम में तो कोई नहीं आता है। ऐसे मैं हंस पड़ती थी उनको कि चलो ठीक है आपके साथ ज्यादा प्यार होगा अंकल का। तो मेरी उस एनिवर्सरी में जो था, तो मैं ऐसे सोती हूँ तो मेरे को ड्रीम आता है ऐसे कि मेरे अंकल, एक बहुत बड़ा मंदिर है, वो हम लोग गए थे महाराष्ट्र में, एक सती अनुसुईया का मंदिर है, दत्तात्रेय भगवान जी की जो भगवान मदर है उनका मंदिर है वो, वहां पे यही पॉपुलर है कि ये सती अनुसुईया का मंदिर है और सतयुग के टाइम का मंदिर है। और वो मंदिर में सीधी सीढ़ियां ऐसे चढ़ के ऊपर जाके एक छोटा मंदिर बना हुआ है, और ऐसे लगता है कि बिल्कुल ऊपर हमें कितना, जैसे हम सच में किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच गए हैं। तो मेरे को वो मंदिर शो होता है, लेकिन उसके 7 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, तो वहां पे इतनी दुनिया इतनी संगत घूम रही है, तो मैं कहती ये कहाँ मैं आ गई हूँ अपने ड्रीम में। तो इतने में मेरे अंकल मेरे को नजर आते हैं और वो कहते हैं कि तू यहाँ कहाँ है, तो मैंने कहा आप कहाँ हो, कहते तुझे नहीं पता ये तो गुरुजी का मंदिर है। मैंने कहा अच्छा ये गुरुजी का मंदिर है, मुझे नहीं पता, हम तो सत्संग में जाते हैं वहां दरबार लगता है गुरुजी का। तो कहते नहीं गुरुजी रहते हैं, तुझे नहीं पता, मेरे को तो गुरुजी अपने साथ ले आए थे। तो इस तरह से मेरे को अंकल मेरे बताते हैं कि ये गुरुजी, मैं अच्छा मैंने कहा मेरे को गुरुजी के दर्शन करवाओ। जब वो उनके दिखाते हैं, मेरे को कहते हैं कि ये बैंड वाले हैं, यहाँ जब गुरुजी का वेलकम होता है ना तो ये बैंड बजता है जैसे हम लोग सत्संग में बजाते हैं। पता नहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड की बात है या क्या है, आई डोंट नो, लेकिन जो मेरा ड्रीम है वो मेरे को अभी भी एक एक बात याद है। तो मेरे अंकल कहते मैं तो ना यहाँ से बहुत डायरेक्ट गुरुजी ऐसे पास से गुजर के जाते हैं तो तू देखना। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी कहते थे लाइन में लग के दर्शन करो, तो हम लाइन में ही लगेंगे, ऐसे नहीं ऐसे खड़े होना। तो एनी हाउ इतने में मेरे को कोई आके कहता है कि आप ना दाल बनाओ, आपको पता है लंगर की दाल बननी है। मैंने कहा कितनी, ये सारे, मैंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, इतने करोड़ों लोग घूम रहे हैं जैसे कीड़ियों जैसे नहीं होते। और गुरुजी भी कहते होते थे कि तुम तो मुझे चींटियों जैसे नजर आते हो, मैं तो महाशिव हूँ, तो मुझे वैसा ही दिखे कि मैं इतनी दुनिया इतने मैं कैसे बनाऊंगी अकेली। कहते नहीं सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप किचन में चलो, आपने हाथ
मैं जाती हूँ, मेरा ध्यान नहीं लगता उसमें बनाने में, मैं वापस आ जाती हूँ ड्रीम में। फिर मेरे हम लाइन में लगे होते हैं तो मेरे अंकल मेरे को कहते हैं कि तू फटाफट कोई आके हमें कह देता है कि वहां पे मेरे को एक संगत नजर आती है जो हमारी यहाँ की थी, उनकी बेटी की शादी हुई है थोड़ी देर पहले हुई थी। तो मैं इनको कहती हूँ अपने अंकल को, अच्छा इनकी ना बेटी की शादी हुई, आप इनको बधाई दे दो। वो बैठे होते हैं, वो मेडिटेशन में बैठे होते हैं वहां पे, वहीं पे मेरे को वो नजर आते हैं उसमें संगत। कहते ले मैंने तो दे दी थी बधाई। मैंने कहा कब दी थी? कहते तुझे नहीं पता, जब गुरुजी आते हैं कार्ड देने के लिए आते हैं ना, किसी की बेटी की शादी हो तो गुरुजी साथ में ही आते हैं, तो वो जिसके घर जाते हैं फिर उनको साथ लेके जाते हैं। तो मैं जब तेरे घर आए थे तो मैं साथ ही था उनके। क्या अच्छा मैंने नहीं देखा। फिर मेरे को कोई इंसिडेंट बताते हैं कि तुझे पता नहीं, तू वहां पे जब वो आए थे एकदम से बेल बजी थी तो तू गिरने लगी थी बाहर से ऐसे, तो तेरे को पता गुरुजी ने उठा लिया था अपने हाथों में। मैंने कहा हाँ गिरी तो थी मैं, पर मेरे को चोट नहीं लगी थी और मैंने बोला भी नहीं उनको कि मैं गिर गई हूँ, तो ऐसे हुआ है। तो कहते तुझे याद है ना, तो गुरुजी ही बचाने वाले थे। मैंने कहा हाँ हो सकता है ऐसे भी हो। तो फिर मेरे को थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ हो सकता है कि। फिर उसी समय आके कहता है कि क्या भोग लगाओ। जब मैं कहते ले तेरे को तो सेवा मिल गई, मैं तो इतने सालों से हूँ यहाँ पे, मेरे को तो नहीं किसी ने कहा गुरुजी को भोग लगाओ, ये कितनी अच्छी सेवा मिली है। मतलब कि मैं उस ड्रीम में, मुझे नहीं पता, मैंने भोग भी नहीं लगाया, मैं फटाफट एकदम से जैसे ही उठती हूँ, सुबह के 4 बजे होते हैं, तो वहां पे इंडिया में तो अभी कोई सत्संग चल रहा होता था, वहां शाम को होता था। तो मैं एकदम से ना वो हमेशा सुनती होती थी सुबह उठ के, तो उसी समय मेरा पूरी बॉडी में स्वेटिंग हो रखी है। तो जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें वो चल रहा था, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो अब जन्म तुम्हारे लेके। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि ये जो शब्द है ना मेरा क्लोज टू हार्ट है, और मैं इसको सुनती हूँ तो मेरे को बहुत 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 ज्यादा पीस मिलती है। तो अब ये जो हमारा बाकी जन्म बचा है तो वैसे ही मेरे ये गुरुजी के लिए ही है, मैं उनका ही गुणगान गाना चाहूंगी और उनकी ही शरण शरण में रहना चाहूंगी। जब जाऊंगी भी तब भी मेरे को भी गुरुजी लेके जाएं, अपने पास ही लेके जाएं। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट 31st, दैट वाज 25th मई मेरी यूनिवर्सिटी का डे था। 31st मई को गुरुजी का समाधि दिवस है, और आप मानोगे नहीं वहां भी मुझे, मैंने किसी को ये बात नहीं बताई थी, तो वहां भी मेरे को ये दाल की सेवा मिली, वही येलो दाल जो मैं नहीं बना पाई थी वहां पे, तो गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके मेरे को दिखाया कि नहीं तूने बनानी है। तो आंटी ने मेरे को ये सेवा दी, और जैसे ही मैं उस सत्संग में जाती हूँ माथा टेकती, फिर मैंने जब मेरे को दाल की सेवा मिली मैंने उनको अपना सारा ये ड्रीम बताया। जब मैं उनके घर गई सत्संग वाले दिन, और जब मैं मत्था टेक रही हूँ सेम शब्द लग रहा है, और वो आंटी मेरी तरफ देख रही है और मैं उनकी तरफ देख रही हूँ कि ये तो वही बात हो गई कि सेम शब्द भी लग रहा है। जबकि मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गई थी वहां पहुंचने में, तो नहीं तो यूजली हम लोग पूरे टाइम पे जल्दी जाते हैं कि सत्संग शुरू हो, गुरुजी के आने से पहले ही जाते हैं। तो वो सेम शब्द मेरे को गुरुजी ने वो भी प्रैक्टिकल करके दिखाया कि नहीं सोल्स होती हैं, सोल्स आती हैं हमको हील करने के लिए आती हैं। तो अब ये मैं क्या बोलूं अब जब से ये मैंने बुक शुरू की है सुननी, या सोनिया आंटी जब इसको डिस्क्राइब करती हैं, एलेबोरेट करती हैं, तो उस समय मुझे ये सारा जो डॉट टू डॉट कनेक्ट, मतलब कि जो ना अपने अपने ड्रीम्स के साथ मेरे को कनेक्शन होता है। मेरे को कभी कोई ड्रीम नहीं याद रहता, पर जिंदगी में कहते हैं ना कि कुछ ऐसी बातें हो जाती है, कोई अनहोनी होती है वो भी नहीं भूलती, अच्छी बातें वो भी नहीं। पर ये वाले ड्रीम मेरे को आज भी कोई कहे ना, मेरे को 1 to 1 एक एक स्टेप अभी भी याद है। और मैं ज्यादा बिलीव नहीं करती थी सोल्स में, मैं नहीं करती थी, मैं कहती ऐसे बंदा चला जाता है तो क्या है, वो कोई इस दुनिया में थोड़ी है। अब हम, ये तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बात है कि हम सोचते हैं कि हाँ होगा कोई ऐसे हमारे लव्ड वंस हैं या कुछ भी है, तो लेकिन नहीं, वो होते हैं, वो आपको हील करने के लिए आते हैं। या जब भी आप कभी कष्ट में होते हो, जब आप उनको याद करते हो, और हमेशा मेडिटेशन में जब होते हो तो उस समय भी वो आपको हील करने आते हैं। ऐसे मेरी ग्रैंड डॉटर हुई, उस दिन भी मेरे अंकल मेरे मॉर्निंग में मेरी ड्रीम में आते हैं,
तो मैं एकदम से मतलब कि हो जाती, तो शाम को मेरी वो कहते कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऐसे मेरे को ड्रीम में आते हैं, तो उसी शाम को मेरी ग्रैंड डॉटर पैदा होती है। तो मैं क्यों ना कहूँ कि ये हमारी जब जो भी हम जिनको हमारे बच्चे हैं या हमारे बड़े हैं जो हमारे साथ प्यार करते हैं, जब ये हमें छोड़ के चले जाते हैं, स्टिल दे आर कनेक्टेड विद अस। अगर सिर्फ यही बात है, हम उनको अपनी अच्छी यादों में याद रखें और वो जरूर हमारे पास आएंगे। वो हमें भी देख के दुखी होते हैं और हमें तो दुख होता ही है कि वो हमें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन फिर भी मैं संगत जी में हाथ जोड़ के आप सबको यही कहूंगी कि मैंने भी कष्ट बहुत झेले हैं, लेकिन फिर भी भगवान से विश्वास नहीं उठाना। आपने हमेशा अपने गुरु को, जिसको भी मानते हो, मैं तो गुरु जी के लिए, अब मेरे लिए तो संगत ही मेरा परिवार है, संगत ही मेरा सब कुछ है। और मैं बता नहीं सकती, मैंने अपने जाते जाते अपने अंकल को ये कहा था कि गुरु जी आपको लेने आए हुए हैं और मैं आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। जो आप सोचते थे बच्चों की शादी करूंगी या बच्चों को पढ़ाऊंगी, बेटा अभी पढ़ रहा है, कॉलेज स्टार्ट किया उसने, तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती हूँ। पर आप गुरुजी के पास जा रहे हो, गुरुजी आपको लेके लाए, मेरे को साक्षात दिख रहे थे। और मैं कैसे कहूँ कि वो आप कहाँ जा रहे हो, अच्छी जगह पे जा रहे हो। और ओम नमो शिवाय करते हुए मेरे अंकल ने अपनी आंखें बंद की, सब कुछ किया। उसके बाद बेटी की जब मैंने साल के बाद मैंने शादी की, मैं बता नहीं सकती हूँ, यहाँ संगत ने जो रौनक लगाई, जो मतलब कि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं अकेली हूँ। और मेरे बच्चे की शादी हो गई और सब कुछ आगे, उसके अब 2 ग्रैंड डॉटर्स मेरी हो गई हैं। तो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। वो अच्छे मौकों के लिए भी, और जो मेरे साथ बुरा हुआ है वो शायद मेरे कोई बैड कर्मास होंगे कि मुझे या मेरी फैमिली को वो भुगतने होंगे। तो क्योंकि गुरुजी सारे कष्ट तो ले लेते हैं अपने ऊपर, लेकिन कुछ कष्ट जो है हमें भुगतने पड़ते हैं। तो शायद वो मेरे बहुत बड़े कोई पिछले जन्म के कोई ऐसे बैड कर्मास रहे होंगे कि जो कहते हैं ना कि वो एक सुई की नोक जैसा बना देते हैं कष्ट को, जब कोई किसी भगवान की शरण में होते हो। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सोनिया आंटी। आई डोंट नो मैं जस्टिस कर पाई हूँ बुक के साथ के नहीं कर पाई हूँ, मुझे नहीं पता। दिस वाज माय एक्सपीरियंस कि जो भी मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में, पता नहीं किसी को कष्ट दुख ना पहुंचा मेरी बात से, या मैं कहीं पे कोई गलत ना हो गई हूँ, प्लीज मेरे को माफ कर देना। और थैंक यू शिल्पी आंटी, एकता आंटी। तो यू गाइज आर वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि कभी भी आपने मेरे को ऐसे वो लो डाउन नहीं होने दिया। मेरे को बहुत इंस्पिरेशन आप लोगों से भी मिलती है। और मैं पता नहीं आज मैं जी रही हूँ तो अपनी सिर्फ संगत फैमिली के कारण ही इस लाइफ में जी रही हूँ। और आगे भी मेरे को पता है कि आप लोगों की सपोर्ट मेरे को रहेगी। और मेरी इस एक्सपीरियंस से किसी को कोई फायदा पहुंच रहा है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूंगी और बहुत गुरुजी का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मेरे को इस लाइफ में अपनी शरण में लिया और मेरे को इतनी हिम्मत बख्शी, इतना साहस दिया कि मैं हर मुश्किल से अपने आप को बाहर निकाल पाऊं। और मैं बड़ी हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। मेरे को अब कुछ भी नहीं लगता कि ऐसे कि दुख आता है तो ठीक है, आएगा, रात आएगी तो दिन भी आएगा, अगर अंधेरा है तो सूरज भी निकलेगा, रोशनी आएगी। तो हर एक की लाइफ में ही ऐसा होता है। कोई इस इंसान इस दुनिया में आता है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सुखी है, हमेशा ही उसको सुख ही बरसते हैं। किसी के पास पैसा होता है, हेल्थ नहीं होती, हेल्थ होती है, पैसा होता है तो औलाद नहीं होती है। तो कुछ ना कुछ तो दुख हर इस लाइफ में आके हमें भुगतना ही पड़ेगा। सो विथ फोल्डेड हैंड्स आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल द संगत मेंबर्स जिन्होंने मेरी इस, जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, मेरे इस एक्सपीरियंस को सुना है। बड़ी इतनी देर से पता नहीं मैं क्या क्या बोल गई हूँ, मुझे भी नहीं पता चल रहा मैंने क्या बीच में छोड़ दिया है बोलना, मतलब कि मैं कंटिन्यूअसली बोलती जा रही हूँ। आई डोंट नो किसको हील हुआ है किसको नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनिया आंटी, थैंक यू शिल्पी आंटी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, और थैंक यू एकता आंटी फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म
to share my satsang. Jai Guru Ji, Shukrana Guru Ji. जय गुरु जी। बहुत 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 धन्यवाद अंजना जी। your epitome of strength, patience and courage. कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर निखर जाता है। जूझती रही, बिखरती रही, कुछ इस तरह से जिंदगी निखरती रही। तो जो आपने बहुत बड़ी बात कही सत्संग के शुरुआत में कि दुख सुख में एक समान रहना चाहिए, ये हर कोई नहीं कह सकता। soul has to be really really evolved to say that. और जो इंसान छोटी छोटी चीजों पे रोते रहते हैं ना, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो जिनके ऊपर दुखों के पहाड़ आते हैं ना, तो उनसे बात करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या असली चीज मांगने वाली है। वो इतने दुख को देखकर भी शुक्राना उनके लबों से नहीं जाता है। और आपके सत्संग से जो किताब डिवाइन बुक जो गुरुजी हमें दोबारा से पढ़वा रहे हैं, इसी के लिए, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो स्पिरिट वर्ल्ड के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। आपके बेटे की वही सोल दोबारा से आनी, वही पेरेंट्स को चुनना, वही घर को चुनना, क्योंकि चॉइसेस मिलती हैं जब इंसान जाता है, बिल्कुल चॉइस मिलती है, where you want to go, where you want to take birth, what kind of parents you want। तो उन्होंने फिर आपको चुना और उन्होंने अपने पिता की जान बचाई, तो आपकी सोल, उसकी सोल ही एंजेलिक सोल। और वाकई में जो हमारे नियर एंड डियर वंस जाते हैं, जो गुरुजी ने कल भी हमें पढ़वाया था परिजन, वो हमें ऊपर से देखते हैं, दे वॉच ओवर अस, जिस तरह से आपके मदर इन लॉ देखते रहे। और ऊपर के जैसे कितना स्पिरिट वर्ल्ड में हमने पढ़े थे 7th realms हैं, पर जो गुरुजी का लोक है, आई गेस इट्स बियॉन्ड 7 realms, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। और वहां आपके हस्बैंड हैं और आपके एनिवर्सरी पे गुरुजी का आपको मिलवाना, उनके साथ उस लोक पे लेके जाना, बहुत बड़ी बात है। आपके सत्संग से इतनों की हिम्मत बंधी है कि वाकई में इतने दुखों के आने के बाद भी फिर भी इंसान शुक्राना ही बोलता रहे। और एक्सेप्टेंस, यही तो सरेंडर है कि जो गुरुजी करते हैं उसको आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें विदाउट कंप्लेनिंग। और आपने लाइफ में कभी कंप्लेन नहीं किया। So that is such a big message for all of us कि वाकई में ये जर्नी से बहुत कुछ सीखने वाला है। छोटी छोटी चीजों पे नहीं रोना चाहिए। दुख सुख एक समान को लेना वही ले सकता है जिसकी सोल इवॉल्व हो जाती है। और गुरुज की बहुत बहुत कृपा है आपके ऊपर, तो फिर भी आपको इतना कुछ सहने के बावजूद भी आपको इतनी स्ट्रेंथ मिली। और आपने बोला दिन के बाद रात के बाद दिन, और यह दुख सुख पार्ट ऑफ लाइफ है। बट यस, शुक्राना करते हैं। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, तेरा मंगल हो या मंगल तू सोचे, तेरा मंगल ही है। विश्वास नहीं छोड़ना अपने गुरु पे, सबसे बड़ी चीज है। डामाडोल हो जाते हैं इंसान, थोड़ी सी भी चीज आती है, और जब दुखों का पहाड़ भी आ जाए फिर भी इंसान ना हिले ना, तो वो असली गुरु का प्यारा कहलाता है। बहुत 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 कुछ सीखने को मिला है। अंजना जी, thank you so very much. I'm falling short of words. I want to thank you immensely for coming, and I want to thank you Guruji for sending Anjana ji. और कोई शब्द नहीं है, निशब्द हो जाते हैं कई बार। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और अंजना जी का सभी संगत की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अपनी ये इतनी सोलफुल जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए, जो हमें भी बहुत हिम्मत देता है। और इस किताब का आपने बार बार जिक्र किया, वाकई तभी तो गुरुजी दोबारा से पढ़वा रहे हैं। हर शब्द वही निकलवाते हैं जिस तरह से पढ़वाना चाहते हैं। और दिस बुक इज अ लिविंग एक्सपीरियंस, इट रियली हेल्प्स इन हीलिंग, सो इट्स डिवाइन रिक्वेस्ट दैट एवरीबॉडी शुड रीड इट। सो थैंक यू अंजना जी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। आप आज्ञा ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी।